जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जयपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 2 नंबर वाले सवालों का मैराथन क्लास लेकर आए हैं। यानी कि एक ही वीडियो में आपका सारा का सारा जितने भी इम्पॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न है VVI वो कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी मेहनत लग रही है वीडियोज़ बनाने में आप लोगों के लिए। बस आप लोगों से क्या चाहिए, अब आप लोग बोलोगे भैया 2 नंबर वाला करवा दिए, अब 3 नंबर वाला भी करवा दो, 5 नंबर वाला भी करवा दो, ये आपका डिमांड होगा। लेकिन भाई मैं सब डिमांड आपका पूरा करूँगा। समय काफ़ी कम बचा है, 2 दिन बचा है और आप सोच सकते हो कि कितनी मेहनत लगती होगी क्वेश्चन को टाइप करने में, रिकॉर्ड करने में, अपलोड करने में। मैं भी पूरी तरीक़े से थक जाता हूँ। बस अगर आप लोग हमें मोटिवेट करना चाहते हो तो इस वीडियोस पे कम से कम 500 लाइक का टारगेट रखे हैं। अगर आप जैसे ही 500 लाइक करोगे तो मेरे अंदर एक अलग से मोटिवेशन मिलेगा और मैं तुरंत आप लोगों के लिए 3 नंबर वाले सवालों को अपलोड करने की कोशिश करूँगा। उसका भी एक मैराथन एक ही वीडियो में करवा दूँगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। सुन लीजिए, आप लोग सोचोगे कि भैया बनाएंगे मेरे पास वीडियो आ जाएगा, हम देख के एग्ज़ाम देने चल जाएंगे, तो ऐसे नहीं होता है। आपको हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है ताकि आपका एक भी वीडियो छूटने ना पाए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, दबाव समूह क्या है। देखिए, दबाव समूह समझना है, ठीक है। आप लोगों को मेरा आंसर इतना आसान और सरल भाषा में होता है ना कि आप बिना लिखे सिर्फ वीडियो देख करके जाओगे और एग्ज़ाम में लिख के आओगे, गारंटी, ठीक है। समझो अच्छे से। दबाव समूह ऐसे लोगों का संगठन होता है, मतलब कि ऐसे लोगों का हुजूम होता है, भीड़ होता है जो अपने हित की रक्षा के लिए, यानी कि अपने हित, अपना फ़ायदा की रक्षा करने के लिए सरकार के फैसले को प्रभावित करने की कोशिश करता है। मान लीजिए कि वो कह देगा किसानों की ज़मीन मैं लूँगा, सरकार बोल दिया, लेकिन अब इसको रोकेगा कौन? दबाव समूह आके रोकेगा, क्योंकि ये अपना फ़ायदा देखेगा यहाँ पे, क्योंकि अपने फ़ायदे के लिए सरकार के फैसले को बदलने का कोशिश करेगा, प्रभावित करने की कोशिश करता है। ये चुनाव नहीं लड़ता है, ये कोई नेता होता नहीं है, लेकिन मांग करने के लिए आंदोलन करेगा, सुझाव देकर सरकार पर दबाव बनाते हैं ताकि उनके अनुसार नीतियां बनाई जाए। बस में दबाव का मतलब ये नाम में छिपा है, दबाव डालना कि आप ये कानून बदलो, ये कानून मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे लोगों का समूह होता है जो सरकार पर दबाव डालती है। क्यों दबाव डालती है? अपने हित के लिए डालती है, अपने फ़ायदे के लिए। बात समझ में आई? तो इस तरह से आपको बना करके 3-4 लाइन लिख देना है। क्वेश्चन नंबर आइए 2 पर। इसमें कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, ठीक है। आपको क्या बताना है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जो किसी एक धर्म को महत्व नहीं देता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि हम किसी एक धर्म को वैल्यू नहीं देंगे, सबको बराबर, सभी धर्मों को बराबर मानता है। इसमें हर नागरिक को अपनी पसंद का धर्म मानने और उनका पालन करने और उसका प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धर्म को आपको मानना है, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। ये होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है जननांकीय या जनसंख्यांकीय की परिभाषा आपको देना है। देखिए, जननांकिकी वह विषय है जिसमें जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। जननांकिकी में क्या कहता है? जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। इसमें लोगों की संख्या, जन्म दर, मृत्यु दर, आयु, लिंग, शिक्षा और जनसंख्या वृद्धि जैसी बातों को समझा जाता है। इससे देश की योजना बनाने और विकास के कार्यों में मदद मिलती है। अब देखिए, जब आप अध्ययन करोगे, जननांकिकी क्या है? वह विषय है जिसमें जनसंख्या का अध्ययन करते हो, लोगों का अध्ययन करते हो। अच्छा, इसमें लोगों का क्या अध्ययन होता है? जन्म दर, बच्चे कितना जन्म ले रहे हैं, मृत्यु दर, कितने मर रहे हैं, आयु, क्या आयु तक, कितने उम्र तक लोग जिंदा हैं, लिंग, शिक्षा, इन सब बातों पर जो है समझा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, शिक्षा खराब होगा तो उसको सुधारेंगे, लिंग में भेदभाव होगा तो उसको रोकेंगे, कितने उम्र के तक लोग जिंदा रह रहे हैं तो उस हिसाब से सरकार योजना निकालती है कि हाँ 50 बरस से लोगों का जो है पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। पहले 65 बरस को मिलता था, जब देखा कि अब लोग तो 65 बरस तक जिंदे नहीं रहते हैं, 50 बरस में उड़ जाते हैं, तो क्या करेंगे फिर उसको 50 वर्षों तक किया गया। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये सब सारी योजना मिलती है। अभी जैसे मैया योजना मिल रहा है सबको, तो 18 साल की लड़कियों को मिलना शुरू हो गया, ठीक है। तो वो लोग पहले अनुमान लगाएंगे कि 18 साल से लेकर के 50 साल तक के बीच में कितनी महिलाएं हैं। तो ये सब कैसे होगा? जब तक वो जननांकिकी का अध्ययन नहीं करेगा, जनसंख्या का अध्ययन नहीं करेगा, तो सारा कुछ यहीं से समझ में आता है उसको, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में। देखिए, कह रहा है कि जनजाति शब्द का आपका क्या अर्थ है। देखिए,
जनजाति ऐसे लोगों का समूह होता है जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं। उनकी भाषा, संस्कृति, परंपराएं और जीवन शैली लगभग समान होती है। वे प्रकृति पर अधिक निर्भर रहते हैं और अपनी पुरानी रीति रिवाजों के अनुसार जीवन जीते हैं। जब कभी भी ऐसा बात बोलेगा ना, तो आप लोग संथाल, पहाड़िया, आदिवासी लोगों का बारे में सोचिएगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिख सकोगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। कह रहे हैं पितृ सत्ता पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, पितृ सत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है, यानी कि समाज का बनाया गया एक कानून है, बात समझ में, जिसमें परिवार और समाज में पुरुषों को अधिक अधिकार और महत्व दिया जाता है। ठीक है, फैसले, ये पितृ सत्ता का मतलब पिता आपको याद आना चाहिए कि मेरे फैमिली में पिताजी ही सारा दामोदार उठाते हैं, पिताजी का ही बात माना जाता है, दादाजी का ही बात माना जाता है, बड़े पापा का बात माना जाता है। तो इस तरह से जो होते हैं, ये सामाजिक नियम है कि घर के पुरुष ही बोलेंगे, महिलाएं नहीं बोलेंगी, तुम चुप रहो। ठीक है, पुरुष को आगे करो, पुरुषों से बात करो, तो ये सब होता है। ठीक है, पुरुष ही लेते हैं। इस व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका सीमित हो जाती है और समान अधिकार पाने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। इसमें कह रहा है कि ग्राम पंचायत के 2 उद्देश्य लिखना है आपको। ग्राम पंचायत के 2 उद्देश्य लिखना है। कौन कौन? ग्राम पंचायत का मुख्य उद्देश्य गांव का विकास और स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाना है। ठीक है, गांव का विकास करना है। ग्राम पंचायत, गांव में जो पंचायत कोई बन गया तो उसका काम क्या होगा कि भाई गांव का विकास करो, स्थानीय स्वशासन यानी कि वहाँ पे जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखो, कोई चोरी ना करे किसी के घर में, कोई किसी को छेड़े ना, कोई आपस में लड़ाई ना करे। गांव में यही ना होगा भाई। उसके अलावा गांव में और क्या क्या समस्या है? गांव की सड़कों का मरम्मत करवाते रहो, पानी की व्यवस्था दो, गांव में साफ पानी पीना मिलना चाहिए लोगों को। अच्छा, गांव में देखो कि स्कूल है कि नहीं, विद्यालय है कि नहीं, बनवाओ ताकि बच्चे पढ़ें। अच्छा, और क्या है? सफाई जैसी सुविधाओं का ध्यान रखती है। साथ ही गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान करके बेहतर जीवन देने का प्रयास करती है। ठीक है भाई, आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें कहा गया है जनसंचार के साधन के रूप में रेडियो की उपयोगिता बताइए। अब जनसंचार है, उसमें एक रेडियो भी है। रेडियो के बारे में अब आपको बताना है कि रेडियो क्या उपयोगिता है इसकी। देखिए, रेडियो एक सस्ता है और आसान जनसंचार साधन है। एक तो सस्ता है भाई, 300-400 रुपये में मिल जाता है। इसके माध्यम से समाचार, शिक्षा, मौसम की जानकारी और मनोरंजन लोगों को जल्दी पहुंचता है। दूर दराज के क्षेत्रों में भी लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनका ज्ञान बढ़ता है ना। लाइन रहे ना रहे, उसमें बैटरी लगता था पहले, जिसको हम लोग निप्पो बैटरी बोलते थे। 3 बैटरी लगाते थे और दिन भर गाना सुनते रहते थे। ऐसा होता था रेडियो में। हम लोग बचपन में रेडियो खूब चलाए थे। ठीक है, और उसमें एक वॉल्यूम होता था, उसको जब आप ऐसे ऐसे घुमाओगे तो वो साउंड करेगा, उसके बाद कैच कर लेता था। जैसे कैच करेगा, FM कैच करेगा, FM नाम था उसका, बस सुनते रहिए। उसके बाद आई अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि उदारीकरण का क्या अर्थ होता है। देखिए, उदारीकरण का अर्थ है सरकार के द्वारा व्यापार, उद्योग पर लगाए गए नियमों और नियंत्रणों को कम करना या फिर हटा लेना। उदारीकरण का मतलब नहीं समझे, एक तरह से समझिए कि दया कर दिया उसके ऊपर। किसके ऊपर? कंपनियों के ऊपर, फैक्ट्रियों के ऊपर, उद्योग और व्यापारियों के ऊपर। ठीक है, क्या कर दिया? दया कर दिया, उदार कर दिया, उदारीकरण। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। उदारीकरण का अर्थ होता है सरकार द्वारा व्यापार और उद्योग पर लगाए गए नियमों और नियंत्रणों को कम करना या फिर हटा ही देना। इससे निजी कंपनियों को काम करने की स्वतंत्रता मिलती है, निवेश बढ़ता है और देश की आर्थिक विकास को क्या होती है भाई? गति मिलती है। अब जब आप ये अब नियंत्रण जो सरकार लगा के रखती है कि नहीं, आपको इतने बड़े एरिया में ही फैक्ट्री बनाना होगा, नहीं आप इतना ही पूंजी लगा सकते हैं, नहीं आप इतना ही वर्कर को काम करा सकते हैं। अगर ये सब नियंत्रण और काम ये सब हटा देगी सरकार, तो कंपनी क्या करेगी? बहुत ज़्यादा पैसे लगाएगी, बहुत ज़्यादा लोगों को खटवाने लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगाने लगेगी। उनको छूट मिल गया अब ना, तो इससे होगा क्या कि निवेश बढ़ेगा, देश की आर्थिक विकास को गति मिलेगी। ठीक है, आइए अगला सवाल है आपका, नगरीकरण को परिभाषित करना है। आइए देखते हैं। देखिए, नगरीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें गांव के लोग रोजगार, शिक्षा और बेहतर सुविधाओं की तलाश में शहरों की ओर जाने लगते हैं। मतलब गांव के जो लोगों को जब रोजगार नहीं मिलेगा तो वो शहर की तरफ जाएंगे। गांव में अगर कॉलेज नहीं है, शहर में जाएंगे। ठीक है, गांव में अस्पताल नहीं है, शहर में जाएंगे। तो यही क्या होता है, नगरीकरण में यही चीज़ होता है। इससे शहरों की जनसंख्या क्या होती है? बढ़ने लगती है और नए घर, सड़क, बाजार, उद्योग विकसित होते हैं। ये समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है संरचनात्मक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। देखिए, संरचनात्मक परिवर्तन का अर्थ है समाज की व्यवस्था और ढांचे में बदलाव आना।
जैसे परिवार, जाति, पेशा और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता है ना। समय के साथ लोगों की सोच और जीवन शैली बदलती है, जिससे समाज अधिक आधुनिक और विकसित बनता है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आधुनिकीकरण क्या है, समझिएगा अच्छे से। देखिए, आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज पुराने तरीकों को छोड़कर नए विचार, तकनीक और जीवन शैली को अपनाता है। आधुनिकीकरण मतलब मॉडर्न बनता है ना। इससे शिक्षा, उद्योग, विज्ञान और संचार का विकास होता है। लोग अधिक जागरूक बनते हैं और देश की प्रगति तेज होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। कह रहा है पश्चिमीकरण की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखें। देखिए, पश्चिमीकरण का अर्थ है पश्चिमी देशों की जीवन शैली और विचारों को अपनाना, है ना। पश्चिमीकरण इसी को बोलते हैं। पश्चिमी देशों जैसे कपड़े पहन रहे वैसे हम भी पहनने लगेंगे, जैसे वो नहा रहे हैं वैसे हम भी नहाएंगे, जैसे वो खा रहे हैं वैसे हम भी खाएंगे। तो इस तरह से जैसे जैसे वो पढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम भी पढ़ेंगे। तो ये सब होता है। जैसे जैसे वो इलाज करवा रहे हैं वैसे वैसे हमारे यहाँ भी डॉक्टर बनेगा, हमारे यहाँ हॉस्पिटल बनेगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग पश्चिमीकरण। ठीक है, यानी कि पश्चिमी देशों को फॉलो करना। नई शिक्षा प्रणाली का विकास, वैज्ञानिक सोच का बढ़ाना, कपड़ों और खान पान में बदलाव तथा महिलाओं को अधिक अधिकार मिलना, इससे समाज में आधुनिकता आती है। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। कह रहा है संस्कृतिकरण परिवर्तन की प्रक्रिया है, कैसे, समझिए। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई निम्न वर्ग या फिर जाति वर्ग उच्च वर्ग की परंपराएं, रीति रिवाज और जीवन शैली अपनाकर अपना सामाजिक स्तर ऊंचा करने की कोशिश करता है। इससे समाज में बदलाव आता है और लोग सम्मान पाने के लिए नई आदतें अपनाते हैं। संस्कृतिकरण, ठीक है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। इसमें कहा है नगरीकरण का औद्योगिकरण से क्या संबंध है। नगरीकरण का औद्योगिकरण से क्या संबंध है। देखिए, नगरीकरण और औद्योगिकरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? जब उद्योग लगते हैं तो रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और लोग शहरों की ओर आते हैं। तो जब लोग गांव से शहरों की ओर जा रहे थे तो वो क्या हो रहा था, नगरीकरण हो रहा था। तो जहाँ फैक्ट्री लगेगा तो वहाँ पे फिर तो लोग जाने लगेंगे वहाँ काम करने के लिए, तो वो नगर बन जाएगा फिर वो। तो इससे शहरों का विस्तार होता है। इसी तरह उद्योग नगरीकरण को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और नगरीकरण से आर्थिक विकास होता है। तो नगरीकरण को बढ़ाने का मुख्य रीज़न क्या हो गया, उद्योग हो गया। अगर वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो फैक्ट्री लगेगा तो लोग तो जाएंगे ना काम करने के लिए, और जैसे जैसे गाँव से लोग जाएंगे काम करने के लिए तो वो नगरीकरण होने लगता है। अब बात समझ में आई। चलो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मानवतावाद का क्या अर्थ है। देखिए, मानवतावाद वह विचार है जिसमें सभी मनुष्यों को समान मानकर उनके सम्मान और भलाई पर जोर दिया जाता है। इसमें जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को बेहतर जीवन और स्वतंत्रता और अवसर मिले। ओके, समझ कर जाइए, ठीक है। उतना आपको रटना नहीं, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप हमारे वीडियोस को शांति मन से देख रहे हैं तो आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ भाई, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। 500 लाइक का टारगेट रखें। जैसे ही लाइक पूरा होगा हम दूसरा वीडियो लाने का कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। हरित क्रांति क्या है। देखिए, हरित क्रांति का अर्थ होता है खेती में नई तकनीक, उन्नत बीज, रासायनिक खाद और सिंचाई के बेहतर साधनों का उपयोग करके उत्पादन बढ़ाना, है ना। हरित क्रांति में यही होता था। हरित क्रांति में का मतलब क्या हो गया, खेती को बढ़ावा देना। तो कैसे कैसे बढ़ावा दोगा, जब आप उसका बीज, उन्नत बीज लगाओगे, नई तकनीक लेकर आओगे, रासायनिक खाद का प्रयोग करोगे, सिंचाई के साधन को बेहतर करोगे, तब ना उत्पादन बढ़ेगा। ऐसे थोड़ी कि हवाई में बढ़ जाएगा उत्पादन। इससे गेहूँ, चावल जैसी फसलों की पैदावार बहुत बढ़ी और देश खाद्यान्न के मामलों में अधिक आत्मनिर्भर बना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है जजमानी व्यवस्था की परिभाषा दीजिए। देखिए, जजमानी व्यवस्था गांव में पाई जाने वाली पुरानी सामाजिक व्यवस्था है। ये गांव में पाई जाती है, जिसमें अलग अलग जातियों के लोग एक दूसरे को सेवाएं देते हैं। क्या देते हैं, सेवा देने वालों को अनाज या वस्तु मिलती थी। इससे गांव में आपसी सहयोग बना रहता था और सभी की ज़रूरतें पूरी होती रहती थी। आज जैसे कोई सेवा देता है तो हम लोग उसको पैसा देते हैं ना। जैसे कोई चौकीदार है, रात में ड्यूटी कर रहा है तो उसको हम लोग तनख्वाह दे रहे हैं। लेकिन गांव में पहले ऐसा नहीं होता था। गांव में क्या होता है, जजमानी पर व्यवस्था, मतलब अगर वो सेवा करता है तो फिर हर घर से वो थोड़ा थोड़ा अनाज उठा लेगा, है ना। तो यही होता था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में। कहा गया है कि सती प्रथा क्या है। देखिए, सती प्रथा एक प्राचीन कुप्रथा थी, यानी कि बुराई थी, समाज की बुरी प्रथा थी। प्रथा मतलब क्या होता है, रिवाज। तो रिवाज कोई कोई अच्छा भी होता है, कोई कोई बुरा भी होता है। तो सती प्रथा जो था एक कुप्रथा था, यानी कि एक बुराई था, जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी उसकी चिता पर जलाया जाता था, वो भी जिंदा। अगर उसका पति मर गया तो पत्नी को भी वही चिता पर लेटा करके जला दिया जाता था। ठीक है, सोचो, जिंदा, कितना, तो ये कुप्रथा हो गया ना, किसी की जान ले लेना।
तो यही थी कुप्रथा था। तो सती प्रथा एक प्राचीन कुप्रथा थी जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी उसकी चिता पर जला दिया जाता था, है ना, चिता पर जलाया जाता था। यह महिलाओं के लिए बहुत ही अन्यायपूर्ण और अमानवीय था। बाद में समाज सुधारकों के प्रयास से इस प्रथा पर रोक लगा दी गई। ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमें बताना कौन से समाज सुधारक थे जिसने सती प्रथा पर रोक लगाने का विरोध किया था और उन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगा था। ऐसे समाज सुधारक का नाम कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर दीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 में। लिंगानुपात क्या है आपको बताना है। देखिए, लिंगानुपात का अर्थ होता है किसी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, वो लिंगानुपात कहलाता है। ये समाज की स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण संकेतक होता है। ठीक है, संतुलित लिंग अनुपात से पता चलता है कि समाज में महिलाओं और पुरुषों का बराबर महत्व दिया जा रहा है। बात समझ में आया। अब जैसे कि मान लो कि 1000 पुरुष है, अब महिलाएं 500 है, इसका मतलब है कि महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं। अगर 1000 पुरुष पर 980, 970 या फिर 990 ऐसे महिलाएं हैं, यानी कि महिला और पुरुष दोनों को समाज में बराबर का दर्जा मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, एकाकी परिवार से आप क्या समझते हैं। देखिए, एकाकी परिवार छोटा परिवार होता है। एकाकी, एकाकी मतलब एक, एक का मतलब होता है छोटा। तो एकाकी परिवार छोटा परिवार होता है जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। अविवाहित बच्चे से मतलब समझे, एक पति, ठीक है, एक पति महोदय रहेगा, ठीक है, एक पत्नी महोदय रहेगी, ये ज़्यादा बोलती है इसलिए इसका मुंह खोल दिया मैंने, ठीक है, और उसके 2 नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे रहेंगे। तो इन दोनों को तो शादी नहीं हुआ है ना, इसलिए बोल रहा है वो अविवाहित बच्चे। अगर इनमें से किसी बच्चे का शादी हो जाएगा ना तो ये एकाकी परिवार में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, एकाकी परिवार छोटा परिवार होता है जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या कम होती है, इसलिए निर्णय लेना आसान होता है। छोटा परिवार है तो भाई निर्णय लेना आसान होगा ना। मान लो हमारे 2 ही बच्चे हैं, वैसे अभी एक भी नहीं है, ठीक है, तो 2 ही बच्चे हैं, तो अब दोनों बच्चों को आसान से पढ़ाना लिखाना, अच्छे कॉलेज में दाखिला कराना, तो ये सब आसान हो जाता है। ठीक है, परवरिश करना अच्छे से, तो इसमें सदस्यों की संख्या कम होती है इसलिए निर्णय लेना आसान होता है। आज के समय में नौकरी और शहरों में रहने के कारण ऐसे परिवार तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कौन से परिवार? एकाकी परिवार। अरे सीधी सी बात है, जहाँ भी एकाकी परिवार आएगा ना, हम 2 हमारे 2 याद रखिएगा। ठीक है, छोटा मोटा परिवार, और उसकी खूबी बता दीजिएगा, हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, जनसंख्या नीति क्या है। देखिए, जनसंख्या नीति वह योजना है जिसमें सरकार जनसंख्या को संतुलित रखने के लिए बनाती है। नीति का मतलब ही होता है योजना, जनसंख्या मतलब योजना। जनसंख्या का मतलब, जनसंख्या पर अगर आप नीति बना रहे हो तो जनसंख्या को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। इसका उद्देश्य जन्म दर को नियंत्रित करना होता है कि ज़्यादा बच्चे पैदा ना हो। परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है कि भाई परिवार नियोजन को अपनाओ। ठीक है, और लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा की सुविधाएं देना ताकि देश का विकास सही तरीके से हो सके। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, समुदाय की एक परिभाषा दें। आइए, समुदाय उन लोगों का समूह होता है जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं, जिनकी भाषा, संस्कृति, परंपराएं और जीवन शैली मिलती जुलती रहती है। वे एक दूसरे की मदद करते हैं और आपसी सहयोग से अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इससे एकता और अपनापन बढ़ता है। बात समझिए, समुदाय किसको बोलते हैं। ठीक है, समुदाय का मतलब होता है एक समूह, लोगों का एक समूह जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं, मतलब एक बड़े से एरिया में ये लोग रहेंगे और एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। भाषा, संस्कृति, परंपराएं, जीवन शैली उन लोगों की मिलती जुलती रहती है, इसलिए उसको बोलते हैं ना कौन से समुदाय से हो। कभी कभी ऐसा बात होता है। एक हमारे इंडिया में आपने सुना होगा कोई समुदाय है, अभी हाल ही में न्यूज़ में बहुत उसका चर्चा हुआ, बिश्नोई समुदाय। आपने सुना होगा बिश्नोई समुदाय। ठीक है, तो बिश्नोई समुदाय क्या होता है कि वो लोग हिरणों को, जंगली जानवरों को जो है बहुत मानते हैं। ठीक है, उसी में जो आप देखे होंगे सलमान खान का केस चल रहा है, उसमें जो हिरण की हत्या हुई थी, ताकि वो अभी तक ट्रायल में चल रहा है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसी प्रकार से होता है आपका राजपूत समुदाय, जाट समुदाय, गुर्जर समुदाय, है ना, भील समुदाय, बनिया समुदाय, ये सब क्या होता है, ये सब समुदाय है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, कह रहा है कि जाति एवं वर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो भाई, जाति जन्म के आधार पर तय होती है। आप पैदा हुए, जन्म लिया आपने, तो आप कौन से जाति में जन्म हुए ये आपको, और इसे बदलना कठिन होता है, आप बदल नहीं पाओगे। अगर आपके पापा बनिया हैं तो आप बनिया के ही बेटे कहलाओगे, ये बदलना मुश्किल है थोड़ा। ठीक है, फिर आप कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाओगे तभी बदलोगे। जबकि वर्ग व्यक्ति की शिक्षा, आय और पेशे पर निर्भर करता है
है ना। अगर आपका आप जज बन गए पढ़ लिख करके, वकील बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, तो आपका अलग अलग वर्ग बन जाएगा, ठीक है। डॉक्टरों का वर्ग अलग होता है, इंजीनियर का वर्ग अलग होता है, लेकिन जाति नहीं बदलती है, ठीक है। और ये बदला जा सकता है अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत के बल पर इसको आप बदल सकते हो। जाति में सामाजिक बंधन अधिक होते हैं और जबकि वर्ग आगे बढ़ने के अवसर ज़्यादा मिलते हैं। बात समझा। जाति में सामाजिक बंधन आपको मिलेगा लेकिन वर्ग में नहीं मिलेगा। वर्ग में आप पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24। समाजशास्त्र के छात्र के रूप में हमारा सहभाग क्या है। देखिए, समाजशास्त्र के छात्र के रूप में हमें समाज की समस्याओं को समझना और उनके समाधान में सहयोग करना चाहिए। हमें भेदभाव से दूर रहना चाहिए, समानता को बढ़ावा देना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। इससे समाज में शांति, एकता और प्रगति आती है। क्या अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप नहीं लिख पाओगे? बिल्कुल लिखोगे। लास्ट वाला लाइन को ध्यान से समझो। इससे समाज में शांति, एकता और प्रगति आती है। आपको समाज में शांति, एकता और प्रगति के लिए क्या क्या करना चाहिए, बस उसी को लिख देना है। आप समाजशास्त्र के स्टूडेंट हो, आपको समाज में शांति चाहिए, एकता बनी रहे, प्रगति हो, समाज की उन्नति हो, क्या क्या करोगे? लिखो, लिख दो 10 लाइन, ठीक है। अगर 2 नंबर में पूछता है तो 5 लाइन लिख दो, 3 नंबर में पूछता है तो 10 लाइन लिख दो। क्या दिक्कत है भाई, लिखो। नहीं लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगा। लगता है बचपन में आप लोगों ने गाय पे लेख नहीं लिखा है। कौन कौन ने लिखा है भाई, बताओ ज़रा कमेंट में। जो लोग बचपन में खूब लेख लिखा करते थे ना, लेख, गाय पे लेख, घोड़ा पे लेख, बैलगाड़ी पे लेख। हमने गाय पे लेख बहुत लिखा है भाई। हमारी जो टीचर थी ना, वो ज़्यादा गाय पे लेख ही देती थी, खूब लिखते थे गाय पे लेख, ठीक है। और लिखते 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 लिखने का आदत हो जाता है इंसानों को, ठीक है। तो लिखा कीजिए, आप लोग लिखते नहीं हैं। जनसंख्यांकी क्या है? देखिए, जनसंख्यांकी वो विषय है जिसमें जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। इसमें लोगों की संख्या, जन्म दर, मृत्यु दर, आयु, लिंग, जनसंख्या की वृद्धि जैसी बातों को समझा जाता है। ये जानकारी देश की योजना और विकास के कार्यों में बहुत मदद करती है। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही करवा दिया है, ठीक है। पंचायती राज की 3 इकाइयाँ क्या हैं? आइए इसको देखते हैं। देखिए, पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन व्यवस्था है। इसकी 3 मुख्य इकाइयाँ होती है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये तीनों मिलकर गांव के विकास, समस्याओं के समाधान और लोगों को बेहतर सुविधाएं देने का काम करती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अगर थोड़ा सा रटना पड़े तो रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27। अस्पृश्यता क्या है? अस्पृश्यता एक सामाजिक कुप्रथा है, यानी कि बुराई है। कुप्रथा जहाँ आ गया तो प्रथा होता है, प्रथा का मतलब होता है रीति रिवाज। अब कु लग गया तो कुप्रथा हो गया, यानी कि बुराई हो गया वो, ठीक है। तो अस्पृश्यता क्या था? अस्पृश्यता एक सामाजिक कुप्रथा है जिसमें कुछ लोगों को छूने योग्य नहीं माना जाता, यानी छुआछूत, बात समझा, और उनके साथ भेदभाव किया जाता था। यह मानव समानता के खिलाफ है। आज कानून के द्वारा इसे खत्म कर दिया गया है और सभी को बराबर का अधिकार दिए गए हैं, है ना। पुराने ज़माने में कुछ ऐसे लोग होते थे जिनको लोग छूते नहीं थे, छुआछूत मानते थे, है ना। बोलते ना अछूत, अछूत मानते थे कुछ लोगों को, तो उसको कानून से समाप्त किया गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में, कह रहे हैं बाजार को परिभाषित करें। बाजार देखिए वो स्थान या व्यवस्था है जहां वस्तुओं और सेवाओं की खरीद फरोख्त होती है। यहां विक्रेता अपने सामान बेचते हैं और ग्राहक अपनी ज़रूरत की सामान खरीदते हैं। बताओ, यही होता है ना भाई। दुकानदार सामान बेचता है, ग्राहक सामान खरीदता है। और कहाँ कुछ लिखा है जो आप इसको रट रहे हो? रटने वाली बात है ये, बिल्कुल नहीं रटोगे। बाजार से लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29। संस्कृतिकरण क्या है? देखिए, ये भी सवाल लगेगा, मैंने करवा दिया है, ठीक है। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया जिसमें कोई निम्न सामाजिक समूह उच्च समूह की परंपराएं, रीति रिवाज और जीवन शैली अपनाकर अपना सामाजिक स्तर ऊंचा करने की कोशिश करता है, यानी अपना वैल्यू बढ़ाता है अपना धार्मिक चीज़ करके, ठीक है। इससे समाज में बदलाव आता है और लोग अधिक सम्मान पाने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है। धार्मिक अल्पसंख्यक क्या है? धार्मिक अल्पसंख्यक वे लोग होते हैं जिनकी संख्या किसी देश या क्षेत्र में बाकी धर्मों की तुलना में कम होती है। उन्हें अपनी संस्कृति, भाषा और धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता होती है। सरकार उनके अधिकारों की रक्षा करती है, ठीक है। संप्रदाय क्या है आपको बताना है। संप्रदाय वह भावना है जिसमें लोग अपने धर्म या संप्रदाय को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरों के प्रति भेदभाव या विरोध रखते हैं। संप्रदायवाद, ठीक है। ये समाज में तनाव, विवाद पैदा करता है, इसलिए सभी धर्मों का सम्मान करना जरूरी है। बस संप्रदायवाद क्या है कि लोग अपने ही धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, क्योंकि हम ही बेस्ट हैं, बाकी सब ऐसे वैसे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं संप्रदायवाद। और क्वेश्चन नंबर 32 तो हमने आप लोगों को करवा ही दिया है, आप लोग पढ़ लेना। तो आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए भाई। और मैंने आप लोगों से कहा कि 500 लाइक का टारगेट है,
जल्दी पूरा कर दीजिए, समय काफ़ी कम बचा है। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाने में। देखिए 32 को मतलब कि लगभग 30 क्वेश्चन को हमने टाइप किया है। टाइप करना, वीडियो रिकॉर्ड करना, डालना काफ़ी समय लगता है। आप देख पा रहे हैं पढ़ाने के लहज़े से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं काफ़ी थक चुका हूँ, फिर भी मैं रुक नहीं रहा हूँ। आप लोगों का एग्ज़ाम सर पर है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो एंड सबसे ज़रूरी बात है हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।